अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीरीज़ का 9th लेसन है जिसमें हमने पढ़ना है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 73 टू सेक्शन 75 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील करता है रेमेडीज फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं उनको इसी प्रिजम्पशन के साथ बनाया जाता है कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे, ना कि इस कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच की जाएगी। अब हम देखते हैं कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस की वियोलेशन करना, क्योंकि जब एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है तो पार्टीज एक दूसरे के साथ प्रॉमिस करती हैं। यानी अगर मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ, अपना घर सेल करती हूँ, तो ये मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें अपना घर सेल करूँगी और तुम उसके बदले में मुझे 25 लाख रुपए दोगे। अब आपने मुझे 25 लाख रुपए दे दिए हैं, लेकिन मैं अपना घर आपके नाम नहीं लगाती या मैं उसकी पोजेशन आपको नहीं देती, तो यानी मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट की वियोलेशन की है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस को, यानी किसी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन को तोड़ना, उनकी खिलाफ वर्जी करना कहलाता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उस एग्रीव पर्सन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी उसको रेमेडीज प्रोवाइड करता है अगेंस्ट दैट पर्सन हु रिफ्यूजेस टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। अब आज के लेसन में हमने उन्हीं रेमेडीज को डिस्कस करना है। सबसे पहली रेमेडी जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है अंडर सेक्शन 73, वो है सूट फॉर कंपनसेशन और डैमेजेस फॉर द लॉस कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी एग्रीव पर्सन गिल्टी पर्सन के खिलाफ सूट फॉर कंपनसेशन फाइल कर सकता है कि इसने अपना प्रॉमिस नहीं पूरा किया, जिसकी वजह से मेरा लॉस हुआ है। तो अब मुझे मेरे लॉस के लिए इस पर्सन से डैमेजेस लेके दिए जाएं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए और मिस्टर बी के दरमियान ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मिस्टर ए जो कि एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, वो मिस्टर बी की वेडिंग इवेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे और उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अब क्या होता है कि स्टिपुलेटेड डेट को मिस्टर ए मिस्टर बी की वेडिंग इवेंट को ऑर्गेनाइज नहीं करते या फिर रिफ्यूज कर देते हैं। तो अब मिस्टर बी मिस्टर ए को सू कर सकते हैं फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उनसे डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं अपने लॉस के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 74 की, जो डील करता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ जिसमें पेनल्टी ऑलरेडी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होती है। यानी कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख दिया जाता है कि जो पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करेगी उसको इतनी पेनल्टी या इतनी सजा होगी। यानी कंपनसेशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में ही लिख दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 5,000 रुपये लोन लिया अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, और उसी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस में वो लिख देते हैं कि मिस्टर ए जो है 25 तारीख को अपना लोन वापस करेंगे मिस्टर बी को। और अगर 25 तारीख को मिस्टर ए ने वो लोन का पैसा, वो कर्ज का पैसा मिस्टर बी को वापस नहीं किया, तो वो 5,000 के बजाय 10,000 रुपये मिस्टर बी को देंगे। तो ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें पेनल्टी ऑलरेडी लिख दी गई है। अब अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को 25 तारीख को पैसे नहीं देते, अपना कर्ज वापस नहीं करते, तो वहां पे मिस्टर ए को 25 तारीख के बाद मिस्टर बी को 5,000 नहीं बल्कि 10,000 रुपये देने होंगे एज अ कंपनसेशन। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्रीव पर्सन के लिए रेमेडी है वो है सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 75 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि अगर कोई पार्टी अपने कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं करती या उस कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच कर देती है, तो दूसरी जो एग्रीव पार्टी है वो चाहे तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकती है अलोंग विद कंपनसेशन। अब यहाँ पे वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही है, जहाँ पे एक पार्टी के यानी एग्रीव पार्टी के ऑप्शन पे होता है, चाहे तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवा ले या उसको वाइड डिक्लेयर करवा ले। तो अगर वो चाहे तो वो अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल करवा सकती है और साथ कंपनसेशन भी ले सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए और मिस्टर बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें मिस्टर बी ने मिस्टर ए को 2 मंथ के लिए हायर कर लिया होता है कि मिस्टर ए हर वीकेंड पे मिस्टर बी के थिएटर पे एज अ सिंगर परफॉर्म करेंगे, और मिस्टर बी उस परफॉर्मेंस के बदले में मिस्टर ए को हर वीकेंड 200 रुपये दिया करेंगे। अब मिस्टर ए थर्ड वीकेंड पे ही थिएटर पे परफॉर्म करने नहीं आए कि यहाँ पे मिस्टर ए ने विलफुली जानबूझ के अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से मिस्टर बी का लॉस हुआ। उनकी थिएटर की जो ऑडियंस थी उनको इनकन्वीनियंस हुई, उनके थिएटर की रेपुटेशन खराब हुई। तो यहाँ पे मिस्टर बी जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी करवा सकते हैं और मिस्टर ए से अपने लॉस के लिए डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। अब हम उन रेमेडीज की बात करते हैं जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के थ्रू एग्रीव पर्सन को दी गई हैं।
जिसमें सबसे पहली रेमेडी है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर एग्रीव पर्सन चाहे तो वो कंपनसेशन लेने के बजाय गिल्टी पर्सन को ये कह सकता है कि तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो। अब हम उन केसेस को देख लेते हैं जहां कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट करेगी। नंबर 1 पे वो कहता है कि जहाँ पे मनी इज़ नॉट अ एडिक्वेट रिलीफ, यानी जहाँ पे जो पैसे हैं वो नुकसान की भरपाई नहीं करते, तो कोर्ट कह सकती है कि नहीं, तुम अपना प्रॉमिस ही पूरा करो। नंबर 2 उसने कहा है कि वेयर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट द एक्चुअल डैमेज कॉज बाय नॉन परफॉर्मेंस, जहाँ पे डैमेज को कैलकुलेट करना मुश्किल है, यानी नहीं पता चल रहा कि कितना नुकसान हुआ है, तो उस सूरत में कोर्ट गिल्टी पर्सन को कह सकती है कि तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो। नंबर 3 पे उसने कहा है वेयर कंपनसेशन कैन नॉट बी ऑब्टेन, जहाँ पे कंपनसेशन नहीं ली जा सकती। हो सकता है जिस पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच की है वो इंसॉल्वेंट हो गया हो, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसका दिवालिया निकल गया हो, उसके पास देने के लिए कुछ ना हो, तो इसलिए कोर्ट उसको कह सकती है कि भाई तुम अपना प्रॉमिस परफॉर्म करो। अब हम उन केसेस को देख लेते हैं जहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं की जा सकती। नंबर 1 पे उसने कहा है वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ पर्सनल नेचर, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का हो, यानी किसी पर्सनल स्किल से रिलेटेड हो। यानी आपने मेरे साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आपके लिए एक पेंटिंग बनाऊं और मैं पेंटिंग नहीं बनाती, आप मुझे सू कर देते हो। अब मैं कोर्ट में आके इस तरह का कोई रीज़न दूं जिससे मैं वो पेंटिंग कर ही नहीं सकती, अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ही नहीं कर सकती। यानी ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा जो बाजू है या मेरा हाथ डिसेबल हो चुका हो, उस पर कोई चोट लग चुकी हो। इसी तरह से अगर पर्सनल नेचर का कोई कॉन्ट्रैक्ट है और वो पर्सन जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकता, तो कोर्ट उसको फोर्स नहीं करेगी फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट उसमें उसने कहा है वेयर द मनी कंपनसेशन इज अ एडिक्वेट रिलीफ, यानी जहाँ पे कंपनसेशन के पैसे से लॉस की भरपाई हो रही हो, नुकसान की भरपाई हो रही हो, उस सूरत में कोर्ट फोर्स नहीं करेगी कि इस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जाए। नंबर 3 पे उसने कहा है वेयर वन ऑफ द पार्टीज इज माइनर, यानी अगर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो तो वाइड एब एन इश्यू है, उसको कोर्ट नहीं कह सकती कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करें। तो इससे हमें ये पता चला कि अंडर सेक्शन 12 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट कर सकती है। नेक्स्ट इसमें जो हमारे पास रेमेडी है फॉर द एग्रीव पर्सन वो है सूट फॉर पोजेशन, यानी जहाँ पे एक पर्सन इंटाइटल्ड है किसी प्रॉपर्टी की पोजेशन के लिए और उसको वहाँ से डिसपोजेस किया जा रहा है, तो उस सूरत में वो पर्सन जो है वो सूट फॉर पोजेशन फाइल कर सकता है कि मैं इंटाइटल हूँ, मुझे इस प्रॉपर्टी की पोजेशन दी जाए। सेक्शन 8 से सेक्शन 11 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डील करते हैं सूट फॉर पोजेशन से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको अपना एक घर 25 लाख रुपए में सेल करती हूँ और आपसे 25 लाख रुपए ले लेती हूँ, लेकिन वो जो घर है उसकी पोजेशन आपको नहीं देती, तो ऐसी सूरत में आप सूट फॉर पोजेशन फाइल कर सकते हो कि मुझे इस प्रॉपर्टी की पोजेशन दी जाए। नेक्स्ट जो रेमेडी है फॉर द एग्रीव पर्सन वो है सूट फॉर डेक्लेरेशन अंडर सेक्शन 41 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अब डेक्लेरेशन के नाम से ही आपको जाहिर हो रहा होगा कि जहाँ पे हमने अपना कोई राइट डिक्लेयर करवाना हो कोर्ट से, तो हम सूट फॉर डेक्लेरेशन फाइल करते हैं। इसमें वो कहता है कि अगर किसी पार्टी को लगता है कि कोई पर्सन उसको उसका हक देने से इनकारी हो रहा है या डिनाई कर रहा है, तो उस सूरत में वो अग्रीव पर्सन अंडर सेक्शन 41 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट उस गिल्टी पर्सन के खिलाफ सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करके कोर्ट से अपना राइट डिक्लेयर करवा सकता है। नेक्स्ट जो रेमेडी है वो है सूट फॉर इंजंक्शंस अंडर सेक्शन 52 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इंजंक्शन होता है कोर्ट का ऑर्डर, यानी कोर्ट किसी पर्सन को ऑर्डर करती है कोई काम करने या ना करने के लिए। यानी ये जो ऑर्डर है ये नेगेटिव भी हो सकता है, यानी किसी काम को रोकने के लिए भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है कि कोर्ट कह सकती है कि आप ये काम करो। अब ये जो सूट ऑफ इंजंक्शंस हैं ये किसी भी चीज़ के स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए फाइल किए जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है, वर्नर ब्रोस वर्सेस नेल्सन 1937। इस केस में क्या हुआ था कि एक फिल्म एक्ट्रेस ने एक प्रोड्यूसर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होता है कि वो अगले 2 साल के लिए सिर्फ उसी के साथ काम करेगी और किसी और के साथ काम नहीं करेगी। अब वो जो फिल्म एक्ट्रेस है वो क्या करती है कि वो सेम कॉन्ट्रैक्ट किसी और प्रोड्यूसर के साथ भी कर लेती है, यानी उसको भी कह देती है कि मैं 2 साल के लिए तुम्हारे अंडर काम करूंगी। यहाँ पे वो जो एग्रीव प्रोड्यूसर है वो उस फिल्म एक्ट्रेस के खिलाफ सूट फॉर इंजंक्शंस फाइल कर देता है और कोर्ट को कहता है कि इसको ऑर्डर किया जाए कि ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट के स्टेटस को मेंटेन रखे और इसको रोका जाए कि ये फर्दर किसी और से कॉन्ट्रैक्ट ना करे।
उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ आया होगा। दोबारा मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।